नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज टीवी डिबेट में जो लाइव पकड़ा गया है सरकारी चीयर लीडर, मोदी का चीयर लीडर, उसकी सच्चाई हम आपके सामने लेकर के आएंगे। जो उसकी पोल खुली है वो आपको दिखाएंगे। टीवी पर लाइव डिबेट में साहेब की घनघोर बेइज्जती हुई है। और कई जो सवाल खड़े हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश के सारे दागी, जिन पर बेईमानी का आरोप है, व्यभिचार का आरोप है, करप्शन का आरोप है, लूट खसोट का आरोप है, वो सारे के सारे दागी सरकारी बाराती क्यों बन गए? जितने इस देश में आर्थिक, चारित्रिक, सामाजिक रूप से करप्ट लोग हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, सारे करप्ट, वो सब के सब इस वक्त मोदी के प्रशंसक, मोदी के चीयर लीडर। ऐसा कौन सी ऐसी नस दबा रखी है मोदी ने कि चलो तुम लोग भी देशभक्त बन जाओ, आओ मोदी के गुण गाओ। भाऊ को लाओ भैया, दिखाएं खबरें जरा, क्या खबर है? खबर टीवी की डिबेट से उठाई हुई है। स्वागत है भाऊ। जरा ट्वीट लाइए, पहला ट्वीट लाइए। ये ट्वीट आप देखिए जो है, दरअसल ये डिबेट थी जो पुतिन के दौरे पर विपक्ष के साथ सरकारी रवैया, सरकारी व्यवहार था, उसको लेकर। इसमें कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा थे और पवन खेड़ा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा मानव गुप्ता एंकर के इस बात पर कि प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा इज्जत कमाई जाती है, इज्जत कहीं खैरात में नहीं मिलती है, या पद से इज्जत नहीं आती है, इज्जत कमाना पड़ता है। तो मैं इस आदमी की कभी इज्जत नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे जेल में डाल दे, लेकिन इसकी इज्जत तो नहीं कर सकता मैं। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उसकी इज्जत कैसे हमसे करवा लोगे? उसके बाद वहां पर दीपक बोहरा, एक जो है भारत के राजनयिक, पूर्व राजनयिक हैं, रिटायर्ड आईएफएस हैं, वो मौजूद थे। अक्सर वो टीवी में आजकल आते हैं, टीवी डिबेट में एक मतलब बड़ा चेहरा बन चुके हैं एक्सपर्ट के रूप में, फॉरेन एक्सपर्ट के, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट के रूप में, और पूर्व राजनयिक के हैसियत से आते हैं। दीपक बोहरा से जब सवाल हुआ कि आखिर विपक्ष को क्यों अनदेखा किया गया, एलओपी को क्यों नहीं बुलाया गया, भोज से भी बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने मोदी चालीसा जम के पढ़ी, बताया कि इसमें कोई मोदी जी की या सरकार की भूमिका नहीं है, ये पुतिन ने तय किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो आते हैं वही तय करते हैं उनको किससे मिलना है। किससे मिलना है तो ठीक है, क्या खाना भी वही तय करते हैं कि किसको किसको डिनर में बुलाना है? जितने वहां डिनर में आए थे पुतिन किसको किसको जानते थे, वो भी तय करते हैं। दीपक बोहरा वहां पर बुरी तरह फंसने लगे, यहां तक कि उन्होंने खालिस्तानी से तुलना कर दी राहुल गांधी की। कहा एक राष्ट्राध्यक्ष ने, जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ने, अपने डिनर में दो खालिस्तानियों को बुलाने के लिए जो लिस्ट दी उसमें दो खालिस्तानियों का नाम था, खालिस्तानी नेताओं का। तो हम बुरी तरह दुविधा में फंस गए कि कैसे इन दो को बुलाएं, और हमने फिर मना किया कि हम नहीं बुला सकते खालिस्तानियों को। इस पर डिबेट में दो बड़े पत्रकार थे, शीतल जी थे और सतीश के सिंह थे। दोनों ने इस पर घनघोर आपत्ति जताई। बाकी सबने सबने आपत्ति की, मतलब खालिस्तानी से कैसे तुलना कर रहे हो तुम राहुल गांधी की? खैर, ये बात निकल गई, जरा आगे लाइए। ये बात बाहर तक गई, पत्रकारिता में सभी जो पुराने पत्रकार हैं उनके बीच चर्चा का विषय बन गया। ये देखिए, आपने ट्वीट देखिए, क्या शाही डिनर में राहुल गांधी के नाम को पुतिन की तरफ से मना कर दिया गया? पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा का जवाब सुनिए आप। विनोद शर्मा ने भी इस खबर को देखा, ये क्लिप वायरल हो चुकी है। उन्होंने ट्वीट किया, he has ceased to be a diplomat, he is a full time बीजेपी cheerleader now। ये फुल टाइम बीजेपी cheerleader है, इसको डिप्लोमेट के रूप में जो है देखना बंद किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद इनकी पोल खुली। दरअसल
अभी हम आगे पीछे चलेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ये आदमी करप्शन, विदेश में रहते हुए करप्शन का आरोपी है। ये पैसे के, धन के गोलमाल फर्जीवाड़े का आरोपी है। इसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, इस दीपक बोहरा के खिलाफ। और अब मैं आपको खबर ही दिखा देता हूं, जब दिखाइए भैया, खबर दिखाइए, फिर चले भाव पास। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देखिए आप। सीबीआई गेट्स गवर्नमेंट नोट टू प्रोसिक्यूट एक्स सूडान एम्बेसडर दीपक बोहरा। सूडान में जब नियुक्ति थी दीपक बोहरा की, तो उस वक्त जो है दीपक बोहरा पर धन के गोलमाल का आरोप लगा था। नीचे आप देखिए, द सीबीआई हैज रिसीव्ड सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोसीड विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर्मर एम्बेसडर टू सूडान दीपक बोहरा एंड अंडर सेक्रेटरी अजय गांगुली इन ए केस ऑफ अलेज्ड फाइनेंशियल बंगलिंग। बंगलिंग मतलब गोलमाल। ये भीतर आप देखिए, इस पे धाराएं कौन कौन सी लगी है। द स्पेशल सीबीआई कोर्ट ऑन मंडे टू cognizance of charges against Ganguly, Vohra and Prakash and summoned them on March 9. Accordingly, I take cognizance of the offense under section 120B, यानी ये 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। रीड विद सेक्शन 468 फोर्जरी, फर्जीवाड़ा, एंड 471 fraudulently used forged document as genuine। मतलब धोखाधड़ी करते हुए जो है फोर्ज डॉक्यूमेंट को, फर्जी कागज सही बताए गए, सही बताए। आईपीसी रीड विद सेक्शन 13(2) एंड रीड विद सेक्शन 13(1)(d)(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार विरोधी कानून, अंडर सेक्शन 108 रीड विद सेक्शन 13(1)(d)(2) of Prevention of Corruption Act and substantive offense under Section 471 IPC and 13(1)(d)(2) of Prevention of Corruption Act, CBI स्पेशल जज अजय गुलाटी सेड। सीबीआई के विशेष जज अजय गुलाटी ने ये कहा, पूरा ब्यौरा दिया है, क्या क्या धाराएं थी, फ्रॉड से लेकर के आपराधिक षड्यंत्र तक के मामले में इसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। ये टेलीविजन वालों को भी तय करना होगा कि किसे बुला रहे हैं, किसे ला रहे हैं। ऐसे ही एक मेजर गौरव आर्या इस देश में कट्टरपंथी दक्षिणपंथियों का वो रोल मॉडल बन चुका है। जो कट्टरपंथी, जो मोदी का इकोसिस्टम है, उसमें रोल मॉडल है। करगिल युद्ध से पहले 97 में, 94 में उसकी नियुक्ति हुई थी गौरव आर्या की। उसका यूट्यूब चैनल है। जितने आज की तारीख में छद्म राष्ट्रवादी है, सब उसके जो है फॉलोअर है, रोल मॉडल उनका है वो। 94 में ये जो है बना था, 17वीं शायद कुमाऊं रेजिमेंट में इसकी नियुक्ति हुई थी 94 में, और 97 में इसने छोड़ दिया, ये बताते हुए, जिसकी कहानी का कोई एविडेंस नहीं, इसी की जुबानी है कि ये जो है भारत चीन सीमा पर नियुक्त था और वहां पर बर्फ में दब गया था गिर करके 400 फीट, और उससे इसके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, तो इसलिए छोड़ दिया इसने सेना। और सेना छोड़ दिया है। सेना छोड़ने के बाद ये मेजर लिखता है, मेजर गौरव आर्या, और ब्रैकेट में वेटरन खुद को लिख लेता है। 3 साल की सेना की नौकरी किया मेजर गौरव आर्या, ब्रैकेट में खुद वेटरन लिखता है, और दिन रात मोदी चालीसा पढ़ता है। फर्जी और झूठी खबरों का पर्यायवाची बन चुका है। उसके एक नहीं दसियों खबरें फैक्ट चेक में फर्जी निकली हैं, और हमेशा फर्जीवाड़ा बोलता है, नफरती उल जलूल भाषणबाजी करता है, उल जलूल बकता है। वो हो गया। मैं एक सूची और दिखा दूं तभी चलूं भाव के पास, क्योंकि ये कार्यक्रम हम थोड़ा शॉर्ट में ही रखेंगे। मोदी जी को भी सुनना है ना, राष्ट्र के नाम संदेश। तो जरा लाइए भैया, दिखाइए जरा। अभी एक और सूची खोल देता हूं। 272 लोगों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। ये 272 वो नाम थे जिन्होंने राहुल से कहा था कि आप इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा करके। और ज्ञानेश कुमार के लिए ये कवर फायर देने आए थे 272 लोग।
इन 272 की पोल कैसे खुली? ये जो फोटो आपको दिख रहे हैं, ये सब पाखंड करते हुए चिट्ठी में अपना नाम दर्ज किए, अपने पूर्व ओहदे के पीछे छिप करके, जबकि ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। तो फिर भाजपा की चिट्ठी मान लेते। ऊपर पहला नाम जस्टिस पीएन रविंद्र, नाम देख लीजिए। संजीव त्रिपाठी, फॉर्मर रॉ चीफ, देखिए राजनाथ सिंह ने पटका पहना के स्वागत किया है। अय्यर कृष्ण राव, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश। भास्वती मुखर्जी, फॉर्मर एम्बेसडर। टीपी सेन कुमार, फॉर्मर डीजीपी केरला। निर्मल कौर, फॉर्मर डीजीपी झारखंड। बीएच अनिल कुमार, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका। मेजर जनरल पीसी खरबंदा, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, भास्कर राव, फॉर्मर एडिशनल डीजीपी कर्नाटका। ये सब भाजपा के मेंबर हैं। अगला अगला लाइए, अगला लाइए। ये पहले हम दिखा चुके हैं, फिर रिमाइंडर के लिए कि जितने ऐसे हैं सब के सब बराती हैं, यही चीयर लीडर है। अब इनको देखिए, ये संघी हैं, वो भाजपा पटकम थे, ये संघी हैं तो सब एक कहे। प्रभात शुक्ला, फॉर्मर एम्बेसडर विवेकानंद फाउंडेशन। विवेकानंद फाउंडेशन सबको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है अभी चर्चा में आगे आ जाएगी। अनिल त्रिगुड़ाय, फॉर्मर एम्बेसडर विवेकानंद फाउंडेशन। अशोक मित्तल, फॉर्मर आईटी कमिश्नर इंडिया फाउंडेशन। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, इंडिया फाउंडेशन। वीरेंद्र गुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर आरएसएस लिंक्ड अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। इनकी तो बात करें तो अकेले आधा घंटे की स्टोरी है आदर्श गोयल। जस्टिस हेमंत गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद। ये संघी हैं। अगली ले आइए जरा, अगली सूची। हाँ, ये सूची देखिए। ये 272 एमिनेंट लिखा था उस चिट्ठी में ना, कि एमिनेंट पर्संस हैं, ये देश की पर्सनालिटीज हैं। 272 एमिनेंट लिस्ट ऑफ करप्ट, ये करप्टों की सूची है। जस्टिस एस एन ढींगरा, मिसयूज्ड पोजीशन एज कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर फॉर क्विड प्रो को, इसमें करप्शन का चार्ज है। दीपक सिंघल, ये चीफ सेक्रेटरी था जो है उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव नेताजी के परिवार में झगड़ा करवाने में भी श्रेय दिया जाता है। 1500 करोड़ रुपए गोमती रिवर फ्रंट स्कैम में अक्यूज्ड है। एलबी सुब्रमण्यम, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश, सैंक्शनड फॉर प्रोसिक्यूशन इन APIIC-MR रियल एस्टेट स्कैम, ये भी घोटाले में आरोपी है। RN सिंह, सेक्टर 50 नोएडा में इनकी कोठी के तहखाने बेसमेंट में 650 लॉकर मिले थे। इनके घर से 3 करोड़ रुपए कैश रिकवरी हुई थी आईटी रेड में। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। एके मुनप्पा, फॉर्मर सेक्रेटरी कर्नाटका, अक्यूज्ड इन केपीएससी एग्जाम एंड बीडीए म्यूचुअल फंड स्कैम। मतलब जितने स्कैमर हैं सब इस समय मोदी जी जो है चीयर लीडर बने हुए हैं। गजब की प्रतिभा है मोदी जी में, और कहते हैं सबकी इज्जत करो। अरे अगर वो इसी का आदमी की इज्जत करनी है तो फिर इज्जत शब्द हटाओ। रमेश जालकी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर्नाटका, अक्यूज्ड इन डिसअप्रोपोर्शनेट एसेट केस। और नीचे आइए, बीके सिंह, फॉर्मर आईएफएस, अक्यूज्ड इन डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस, यानी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ये सब के सब नपे हुए हैं। ये जिंदगी भर लूटे, बेईमानी किए, घूसखोरी किए, घर से पैसा बरामद हुआ, और सब कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण में खुद को समर्पित हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो इनका नेता कैसा होगा भाऊ? देखिए आशीष, इनका नेता कैसा होगा? 2014 के बाद आपको चीयर लीडर चाहिए, आपको हर सेक्टर में, आपको उद्योग में, आपको जर्नलिज्म में, मीडिया में, आपको लॉयर्स में, आपको ब्यूरोक्रेट्स में, आपको जजेस में, आपको कुछ नहीं करना है। जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनके पूंछ पे पैर देना है, ये नाचने लगते हैं। ठीक है, अब मुझे आपने वोरा जी का बताया कि वोरा जी भाई बहुत ज्यादा बता रहे थे, और वोरा जी कह रहे थे कि ये है वो है। सवाल वो नहीं होता। यदि भारत सरकार, इतना तो एक्सटर्नल अफेयर को हम भी जानते हैं, इतना वोरा जी मूर्ख नहीं बनाए देश को। यदि पुतिन को डिनर दे रहे हैं तो कौन भारत के गणमान्य नागरिक है, इसकी एक सूची क्लियरेंस के लिए जाती है।
पुतिन से सूची नहीं आती कि मैं डिनर इन लोगों के साथ लूंगा। हम्म वोरा जी का कहना यह था कि पुतिन तय करता है उसमें भारत क्या करेगा। हम्म पुतिन तय नहीं करता, हमारे यहाँ से बुलाने वालों की एक लिस्ट जाती है पुतिन को कि ये लोग आपके भोज में रहेंगे। यदि हम्म उसमें किसी पे ऑब्जेक्शन है पुतिन को तो वो लगा सकता है। क्या भारत सरकार की तरफ से राहुल गांधी का नाम गया था जो पुतिन ने मना किया? बता दे भारत सरकार। हम्म अरे तिहाड़ी भी लोग चले जा रहे हैं डिनर पे, हाँ, जो तिहाड़ काट के आए वो लोग चले जा रहे हैं। और तिहाड़ भी जब कोई कनाडा जब कनाडा में भारत जब भारत के हाँ। प्रधानमंत्री कनाडा गए होंगे, जो एक किस्सा बताते हैं, तो उन्होंने डिनर पे लोगों को बुलाया। हम्म उन्होंने एक वो लिस्ट साझा की होगी, तो भारत ने ऑब्जेक्शन लिया होगा कि ये दो गेस्ट नहीं चाहिए, ये खालिस्तानी है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया होगा। मतलब उनको इनविटेशन ही नहीं भेजा। ये बहुत पहले होता है, ऐसा नहीं होता कि वो पुतिन आने के बाद अच्छा शाम को डिनर के पहले देख लो भैया ये चलेंगे क्या आपको। हम्म ये बहुत पहले एक्सरसाइज होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में। बहुत पहले लिस्ट जाती है, अप्रूवल जाती है, कौन कौन मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा। उस पर यदि पुतिन को ऑब्जेक्शन होता तो वो ऑब्जेक्शन देते। हम्म ऐसा तो क्योंकि पुतिन के सम्मान में भोज था, तो पुतिन को लिस्ट शेयर की होगी, पुतिन ने जिनको मना किया होगा नाम काटा होगा, लेकिन हम्म पुतिन को नाम ही नहीं भेजा आपने येलोपी का, तो पुतिन के नाम से बिल क्यों फाड़ते हो? पुतिन के नाम से बिल क्यों फाड़ते हो? क्या जितने विदेश दौरे पे प्रधानमंत्री जाते क्या वो तय करते कि उनके सम्मान के भोजन में कौन आए? हम्म गजब है भाई। कल ओरा जी की लड़की की शादी होगी तो ओरा जी क्या कहेंगे? अपने घर में रिसेप्शन देंगे तो क्या दूल्हे वाले को पूछेंगे कि भैया ये लिस्ट है, आप में इसमें से कौन सी करना है, वो क्या करना है बताइए, आप मुझे लिस्ट दीजिए, उन्हीं को बुलाऊंगा। आप अपने मित्रों को बुलाएंगे, आप अपने दोस्तों को बुलाएंगे। लिस्ट इज शेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट दैट दीज आर द इनवाइटीज इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपके सम्मान में भोज है। मेरे सम्मान में भोज और मैं खुद ही लिस्ट दूं कि मेरा सम्मान करने के लिए ये लोग आए, ऐसा कभी नहीं होता प्रोटोकॉल में। ओरा जी मूर्ख बनाते हैं देश को। और ओरा जी किसकी? एक येलोपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसके पहले क्यों नहीं भाई, जितने भी लोग आए उन्होंने क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ बोला? पुतिन को ही क्या ऐसे राहुल गांधी से दुश्मनी है कि उन्होंने कहा कि नहीं राहुल गांधी नहीं आएंगे? पुतिन की दुश्मनी रूस के ये साथ तो रिश्ते कौन बनाए? तो भाई हाँ? रशियन एम्बेसी ने इसको क्लियर कर देना चाहिए। हाँ। रशियन एम्बेसी ने इसको क्लियर कर देना चाहिए। ये तो पुतिन के नाम से बिल फाड़ रहे हैं। अब होता क्या है टेलीविजन डिस्कशन में, मैं आपको बता रहा हूं। इसी न्यूज 24 में, इसी मानक के कार्यक्रम में आपको कई क्लिप्स दिखेंगे जिसमें मैं कहता हूं कि कृपा करके मुझे राजनीतिक विश्लेषक मत लिखिए, सिर्फ पत्रकार लिखिए। क्योंकि एक संघ का आदमी आता है, वो संघ रिप्रेजेंटेटिव होता है, संघ का दूसरा आदमी आता है, वो राजकीय विश्लेषक होता है, तीसरा एक ब्यूरोक्रेट आता है जो ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो बीजेपी का ऐसा ये चीयर लीडर होता है, फिर बीजेपी का प्रवक्ता होता है, फिर एकनाथ शिंदे के पार्टी का प्रवक्ता होता है, सब एनडीए के प्रवक्ते होते हैं। हमारे जैसा पत्रकार गलती से फंसता है और एंकर होता है। और ये सारे लोग जब बोलना शुरू कर देते तो एक यदि हमने कुछ कह दिया तो ये 8 के 8 टूट पड़ते हैं। हम तो 8 के 800 लोगों को सर पे लेने को तैयार है, लेकिन फैक्चुअल बात तो करें। हाँ, वो सब इधर के उधर आप उड़ जरूर करते हैं बकवास। आप ये कहे कि इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो महात्मा गांधी ने घोर विरोध किया था उसका। अब ये मैं कैसे गले उतारूं बात? ये इमरजेंसी लगाई तब तो नेहरू भी नहीं थे, शास्त्री भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं थे। लेकिन जहां 3 सदियों के संतों को इकट्ठा बिठा के चर्चा करवा सकते प्रधानमंत्री, वहां कुछ भी हो सकता है। अभी आज एक सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ है आशीष जी, मैं जब घर से आ रहा था तो मतलब अंधभक्त की इंतहा हो गई।
सोशल मीडिया में एक फोटोग्राफ है कि योगी जी और मोदी जी के बीच में पुतिन खड़े हैं राम मंदिर में अयोध्या के, और नीचे सैकड़ों के तादाद में लोगों के कमेंट है। यह है मोदी जी की ताकत कि पुतिन को भी राम दरबार में नतमस्तक करवाया। अब इसी से बताइए कि इस देश का क्या हो सकता है, इस देश का क्या हो सकता है जहां पे मतलब इन झूठ और मूर्खों को ये पता नहीं कि पुतिन अयोध्या गया ही नहीं, उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम था। हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन में चलने वाला विश्व का लीडर है वो, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा और किंग जॉन से भी ज्यादा उसकी सिक्योरिटी है। उसको इन्होंने अयोध्या की रेस करवाई, तो गंगा में डुबकी लगाते हुए फोटो आ जाएंगे अभी 2 दिन बाद। गंगा में डुबकी लगाई उनने। हमारे इंदौर में भी कि कलाकार बहुत है, वो बोलेंगे पोहे खा रहा था भैया, पोहे जिलेबी 56 पे। बोले सबसे क्लीन शहर देखने आया तो पोहे जिलेबी खा के गया। कोई लिमिट नहीं है। और उसको ताली बजाने वालों की, मतलब एक आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में नाले पे उल्टा मटका लगा के गैस जलाने पे तालियां बजती है, लेकिन कोई एक भाई का लाल उठ के खड़ा नहीं बोलता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्लीज कृपा करके साइंस को अपने कब्जे में मत लीजिए, ऐसा होता नहीं। गैस कंप्रेस होना पड़ता है। नहीं, वहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होता तो कहता मंच से उतरो पहले, बाद में आदरणीय उदरणीय, पहले मंच से उतरो, तुम इस मंच लायक नहीं हो। मुझे पता है ना, आप एक अभी पेरेंट टीचर स्कूल में गए थे, मीटिंग में गए थे, आप वो मीटिंग छोड़ के आए बीच में, क्योंकि एक बीजेपी का एमएलए बता रहा था कि विमान तो बेसिकली हम लोगों ने किया है, और रामायण में पहली बार जो विमान का विमान रेखांकित हुआ, तो विमान के जनक तो हम ही है, राइट ब्रदर्स तो झूठ बोलते हैं। तो आप वो मीटिंग छोड़ के आगे आपने कहा कि मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये उसको टाली बजाते हैं। ये चीयर लीडर्स है, आपने जितने भी नाम दिए कुछ नहीं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा भ्रष्टाचार किया, अकूट संपत्ति कमाई। अब उस संपत्ति का भोग करने के लिए इन्हें मोदी मोदी कहना बहुत जरूरी है। मोदी ये पासवर्ड हो चुका है भ्रष्टाचारियों के लिए सुरक्षा का। ये पासवर्ड है। आप भ्रष्टाचार करो, मोदी मोदी कहना शुरू करो, आप पे कोई इंक्वायरी नहीं है। आप ईमानदार हो, वांगचुक ईमानदार है, और गारंटी के साथ कहता हूं उसकी ईमानदारी पे शक करने वाला कोई बहुत ही देशद्रोही हो सकता है। वांगचुक की ईमानदारी पे शक करने वाला देशद्रोही है, लेकिन उसे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल में सड़ रहे वो वांगचुक। उन्हें क्या किया? बच्चों को शिक्षित किया, शिक्षा का महत्व बताया, कई चीजें पेटेंटेड की। अरे उसके नाम पे पिक्चर क्या बनती है तो करोड़ रुपए कमाती है। 3 इडियट उन पे बनी हुई है। आमिर खान का कैरेक्टर उस आदमी से लिया हुआ है। कई प्रोडक्ट बनाए जो पेटेंटेड है दुनिया में। दुनिया नतमस्तक होती है, यूनाइटेड नेशंस उसको इज्जत देता है। अरे भारत सरकार, ये मोदी जी की सरकार ही उसको ब्रांड एम्बेसडर कई जगह नियुक्त कर चुकी है। लेकिन उसने सिर्फ एक गलती की, मोदी जी को अपना वादा याद दिलवाया। इस सरकार को वादा याद दिलवाना भी राष्ट्रद्रोह होता है, और वो जेल के सलाखों के नीचे है। क्यों? कि पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस ने एक संगोष्ठी रखी थी, उसमें 8-10 लोग गए थे देश से, उसमें ये भी गए थे। उसका होस्ट जो था वो पाकिस्तान का अखबार डॉन वो था। उस अखबार के संगोष्ठी में इन्होंने जो बोला वो भाषण भी अवेलेबल है। इन्होंने फिर वहां पे भारत सरकार की तारीफ की, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी घोषित किया जाएगा। आशीष जी, कल चाउमीन खाते हुए आप पकड़े गए तो आपको चीनी बोल देंगे। ये लोग इतने निचले स्तर पर राजनीति लेके गए हैं। इसलिए मुझे अपेक्षा यही थी वोरा जी से कि वो जस्टिफाई करेंगे कि राहुल को क्यों नहीं बुलाया। ये अपने आप को राजनीति कहते हैं। ये आईएफएस पे गाली है, इंडियन फॉरेन सर्विस पे ये गाली है वोरा जी। क्या कहा जाए इन सब और को? यही गोदी मीडिया, यही मैं न्यूज़ 24 को पूछूंगा, ये सवाल न्यूज़ 24 को है। और वो न्यूज़ 24 को सवाल इसलिए भी है कि न्यूज़ 24 राजू शुक्ला का चैनल कहलाया जाता है।
उनकी पत्नी अनुराधा जी उस चैनल की सर्वेसर्वा है। क्या उनके चैनल पे राहुल गांधी की तुलना आतंकियों से होगी? क्या उनका भी एक पैर अमित शाह जी के घर में और एक पैर कांग्रेस में है, प्रियंका जी के घर में? क्योंकि वो प्रियंका जी के खास माने जाते हैं, उस कैंप के माने जाते हैं कांग्रेस में। एंकर ने लताड़ देना चाहिए था कि कैसी बात कर रहे हैं आप। एंकर मजे ले रहा है क्योंकि एक एजेंडा पूरा हो रहा है कि राहुल गांधी आतंकियों के साथ तोला जा रहा है। ये तो वहां बाकी वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने बुरी तरह से छेला कि कैसी बात कर रहे हो आप तुलना कर रहे हो। और मैं बार बार कहता हूं, इज्जत भी आशीष, पटरी पे जूते पॉलिश करने वाला भी इज्जत कमाता है यदि उसका व्यवहार अच्छा हो। हाँ, और काम ईमानदारी से करता हो। ये वृद्ध है तो आदमी जाके उसको बोलता है, चाचा जरा ये जूते देख लेना। वो बोलता हाँ बच्चा, एक मिनट यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ बच्चा, वहां धूप लगेगा। पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। उसकी इज्जत करता है आदमी। और एक कितना भी अच्छा जूते पॉलिश करने वाला हो और वो बदतमीजी से बात करे तो कोई जाता नहीं उसकी इज्जत। ये अर्न की जाती है। रिस्पेक्ट इज अर्नड। इज्जत कमाई जाती। इज्जत मिलती नहीं किलो से, 2 किलो 3 किलो, जैसे लीटर से 2 लीटर 3 लीटर वाईफाई ट्रक से अनलोड करते हैं स्ट्रांग रूम में, वैसा नहीं होता किसी की भी इज्जत। उस पार्लियामेंट में कई ऐसे सेवक हैं, प्यून है जिनकी ज्यादा इज्जत है। मंत्रालय में से कई प्यून है जिनकी ज्यादा इज्जत करते हैं लोग, मंत्री से। अच्छा, मोदी की इज्जत का जवाब इसी बोहरा के ही साथ आ गया कि ये मोदी की इज्जत क्यों करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं तो यही कहूंगा ना, इसके ऊपर सीबीआई के चार्जेस। ये इज्जत नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी का नाम पासवर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो मोदी का सम्मान क्या है, इसी समझ लीजिए ना कि मोदी का सम्मान करने वाला वो डीजीपी, मतलब वो सारे अफसर जितने फंसे हुए हैं करप्शन में, वो सब मोदी का सम्मान कर रहे हैं। तो उन्हीं का सम्मान अर्जित जब करने वाला है, तो इसे समझ लीजिए कि उस आदमी कौन इज्जत करेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। संजय काकड़े नाम का एक बिल्डर पुणे का, भ्रष्ट ईडी के केस चल रहे हैं। टोपीबाज इतना कि कितने लोगों के पैसे डुबाए, पुणे में आप पूछने लगोगे तो आधा पुणे खड़ा हो जाएगा कि हमारे भी पैसे नहीं दिए, हमारे भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने इंडिपेंडेंट लोगों को इकट्ठा करके राज्यसभा ले आया, पैसे खर्चा करके। और आते से बीजेपी के साथ हो गया क्योंकि ईडी की रेड हो गई थी। वो बीजेपी के साथ इसलिए है कि ईडी का प्रकोप है और बीजेपी उसको ऑफिस बियरर रखती है, महिमा मंडन, जिस आदमी ने आधे पुणे को टोपी पहनाई हो, क्योंकि वो बीजेपी का पदाधिकारी है। तो शाहरुख खान की पत्नी भी उसके घर में बर्थडे पे चली जाती है और वो अखबार में फोटो छपवा के ये बताता है कि तुम्हारे पैसे डुबा के भी, ईडी का केस चलने के बाद भी मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि शाहरुख की पत्नी भी मेरे यहां फंक्शन में आती है। क्यों? कि उसके पास भी पासवर्ड है जिसका नाम मोदी है। ऐसे में एक एक उदाहरण मैं आपको हर शहर में बता सकता हूं, हर शहर में, हर फील्ड में। ये सब बंधुआ चीयर लीडर है। ये चीयर लीडर भी ऐसा नहीं है कि बंधुआ चीयर लीडर, बहुत बढ़िया शब्द, बहुत बढ़िया शब्द आपने यूज किया। बंधुआ चीयर लीडर है और इन बंधुआ चीयर लीडर को हाका लगाने का काम ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स करती है। ऐसे हाका लगाती है जंगल में, सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करती है और जब इकट्ठा फौज हो जाती है फिर उनको वो कच्चा बनियान पहन के हाथ में वो दे देते हैं फूल और फिर वो हर चीज पे नाचने लगते हैं। चीयर लीडर, बंधुआ चीयर लीडर है ये। चलिए अभी हम फिर आते हैं थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि आज दरअसल मिड डे मुद्दा तो यह है, लेकिन अभी आज मिड डे मुद्दा मुझे लगता है कि मिड डे मुद्दा भले हम ना बोले लेकिन आज कई मिड डे मुद्दा होंगे, क्योंकि
बहुत महत्वपूर्ण है संसद में आज क्या क्या होता है। और आज मैं आपको पहले से बता दूं, पहले सूचित कर दूं कि कोशिश कीजिएगा आप लोग ढूंढ करके, हम लोग को देखने के बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी रुके हुए हैं, क्योंकि आज सदन में खूब झूठ बोले जाएंगे। सदन में देखिए, हम बोलेंगे तो हो सकता है सदन की अवमानना कहा जाए, लेकिन आज सदन में खूब झूठ बोला जाएगा। मोदी जी ने शुरुआती भाषण के इससे किया कि आज कोई पक्ष और कोई प्रतिपक्ष नहीं है, आज कोई नहीं है। लेकिन भाषण में पहला लाइन ये बोला और दूसरा कहा इमरजेंसी की वजह से वंदे मातरम के 100 साल का जश्न नहीं हो पाया था। कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन नेहरू वंदे मातरम के खिलाफ थे। ये दिन भर आज झूठ बोला जाएगा, तो पूरे झूठ बमन का हम एक एक सेंटेंस, एक एक झूठ का पोल यहां खोलेंगे। वंदे मातरम कब लिखा गया, वंदे मातरम क्यों लिखा गया, वंदे मातरम क्यों जो है नेशनल एंथम नहीं बना, सब कुछ एक एक लाइन बताएंगे आप। तो इजाजत फिलहाल दीजिए हमें, फिर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर के भीतर। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।